वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसके क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में बताया था। अब जो अगला टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सामने डिफिनीशन भी लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी का। तो डिफिनीशन होता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है जो डिजॉल्व हो जा रहा है किसमें, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, उसका फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो किसी भी सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा डिजॉल्व कर रहा है, तो जितना ज़्यादा डिजॉल्व करेगा तो उसी मैक्सिमम अमाउंट को जो उसमें पूरा का पूरा हम डिजॉल्व कर देते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। लेकिन ये किस पे होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो यही सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट ए फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये था सॉल्युबिलिटी। अब जो हमारे सिलेबस में जो सॉल्युबिलिटी है वो किसका है, लिक्विड सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। और लिक्विड सोल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो हमारे सिलेबस में लिक्विड सोल्यूशन ही है और इसके दो कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। और इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड ही होगा। और जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड सोल्यूशन है वो भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है जो सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, दूसरा लिक्विड का लिक्विड डिजॉल्व कर रहे हैं और तीसरा गैस को लिक्विड डिजॉल्व कर रहे हैं। तो इन्हीं की हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि कब जो है कौन से फैक्टर से इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज कर रही है और किस फैक्टर से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो टोटल हमें यही सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो सबसे पहला पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस की विलेयता क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक लेते हैं कंटेनर और इसमें है एक लिक्विड, इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। अब यहाँ पर जब भी गैस के पार्टिकल आते हैं, जैसे ये रेड से बना देते हैं गैस के पार्टिकल, तो गैस के पार्टिकल जब भी इसके सरफेस पे आएंगे, जब लिक्विड के सरफेस के गैस के पार्टिकल आएंगे तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस गैस के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे बोलते हैं अवशोषण, अवशोषित कर लेता है। तो ये क्या करेगा, लिक्विड क्या करेगा, गैस के पार्टिकल को अवशोषित कर लेगा। और जब भी अवशोषित कर लेगा तो क्या हो, गैस के पार्टिकल लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो गैस के पार्टिकल जब भी लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो इसी चीज़ को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसी पूरे फिनोमिना को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ना है हमको, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हिंदी बोलेंगे इसको कि गैस की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक, अब हमें देखना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नाम को फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। लिक्विड में कोई भी गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसको विलेयता को कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ सकती है चाहे घट सकती है। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो लिखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके नेचर देखना हमें। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कैसा होगा, गैसियस फेज में होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ गैस लिख सकते हैं या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, क्योंकि जो गैस है वही यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल अगर लिक्विड में जाने के बाद अगर वो आयनाइज हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ये है अमोनिया और ये अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं इसको, तो ये सबसे पहले बनाता है NH4OH और ये वापस आयोनाइज हो जाता है और बनाता है NH4+ और साथ में बनाएगा OH-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमोनिया है, अमोनिया क्या है, एक गैस है और ये है लिक्विड। तो गैस का लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है,
जब भी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है, ये आयनाइज हो जा रहा है इसका। तो यहाँ नेचर में ये देखना है कि अगर गैस में आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी गैस अगर लिक्विड में जाने के बाद अगर आयोनाइज हो रहा है तो क्या होगा वो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के। तो आयोनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन का मतलब होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में डिसोसिएट हो जाए, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट पार्टिकल नेचर में अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर अधिक है तो वो पार्टिकल क्या होगा, लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगा। एग्जाम्पल में हो गया अमोनिया। अमोनिया को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं H2 का, O2 का। तो ये दोनों क्या है, ये अगर वाटर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आयोनाइज नहीं होते हैं। H2 और O2 वाटर में आयोनाइज नहीं होते। अगर आयोनाइज नहीं होते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहला था ये नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर गैस। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट होता है वो होता है या तो पोलर होता है या तो दूसरा हो सकता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय और नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय। तो जो सॉल्वेंट है वो दो टाइप्स का होता है, एक पोलर एक नॉन पोलर। उसी तरीके से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये भी क्या हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं और नॉन पोलर हो सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक तो ये हो सकता है पोलर और दूसरा हो सकता है नॉन पोलर। पोलर को क्या बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो पोलर होंगे। और इसमें क्या होंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड होंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर पोलर है और ये भी पोलर है। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर दोनों ही पोलर हैं, अगर ये दोनों ही पोलर हुए हैं तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबल होगा। और साथ में अगर ये नॉन पोलर हैं और ये पोलर हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या होगा, सॉल्युबल। तो ये नॉट सॉल्युबल होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्वेंट है वो है नॉन पोलर और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। तो अगर ये नॉन पोलर है और जो सॉल्यूट पार्टिकल वो पोलर है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गए, अलग हो गए। तो फिर यहाँ पर भी जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी और ये हो जाएगा नॉट सॉल्युबल। यहाँ पर क्या है, अगला नॉन पोलर और ये भी है नॉन पोलर। जब दोनों नॉन पोलर होंगे तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और ये हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है दोनों अगर पोलर है, जैसे पहला वाला केस में क्या है, ये दोनों पोलर है, तो दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। दोनों अगर नॉन पोलर है, जैसे इस वाले केस में नॉन पोलर तो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अलग अलग टाइप के हैं, दोनों का नेचर अलग है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, यहाँ पे क्या है, ये नॉन पोलर और ये पोलर, तो उस समय क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके लिए एक रूल आता है जिसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान समान को घोलता है। तो यहाँ पे समान कौन सा है, सेम सिमिलर कौन सा है, पोलर और पोलर सिमिलर है, या फिर नॉन पोलर सिमिलर है। तो कभी भी पोलर और पोलर रहेंगे वो क्या होगा, आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक पोलर रहा दूसरा नॉन पोलर रहा तो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये था दूसरा फैक्टर इसका, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। तो तापमान का प्रभाव ये है कि जब भी गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, गैस पार्टिकल को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, ये होता है एक्जोथर्मिक होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। कभी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसको हिंदी बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक
ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो कभी भी जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। और किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की इन लिक्विड में। तो ये होता है कि कभी भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगा जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि गैस कभी भी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ गैसेज ऐसे भी हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं H2 और हीलियम गैस। तो H2 और हीलियम गैस ऐसे हैं कि इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ केसेज में होता है जब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, किसमें, गैस का लिक्विड में डिजॉल्व करने पे। लेकिन गैस को अगर लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो ये था तीसरा फैक्टर। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको बोलते हैं दाब का प्रभाव। अब हमें देखना है कि दाब का प्रभाव क्या पड़ता है जब भी गैस को लिक्विड में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 कंटेनर लेते हैं और इन कंटेनर में यहाँ तक क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। साथ में ऊपर की तरफ कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर गैस के पार्टिकल हैं। और यहाँ पर एक लगाते हैं पिस्टन लगा हुआ है जो इस पर एक प्रेशर दे रहा है। तो ये जैसे पिस्टन लगा हुआ है, ये है गैस के पार्टिकल्स हैं। अब जब ये यहाँ पे W1 से इसको प्रेशर लगा रहा है, तो इसके 3 पार्टिकल ऐसे हैं जो लिक्विड के सरफेस पे आ गए। तो जो भी पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे आएंगे, ये लिक्विड क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ गैस के 3 पार्टिकल को क्या कर रहा है, लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं और ज़्यादा लगा रहे हैं। प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो जो गैस का वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम घट गया, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम घट गया है। अब ज़्यादा पार्टिकल अगर सरफेस पे आ गए तो क्या होगा, इन सभी पार्टिकल को ये लिक्विड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इन दोनों केस में इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब भी प्रेशर बढ़ाते हैं, यहाँ प्रेशर कम था, यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, तो जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो कभी भी प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये था फोर्थ फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर का ही यूज करते हैं आगे, जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेनरी लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें इसी फैक्टर्स का यूजेज है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।